हेलो फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग 13 जुलाई 2023 के 10 जीके क्वेश्चन को और उनके जवाब को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड, कल आप लोग को एक अभ्यास प्रश्न दिया गया था जिनका जवाब आप लोग को कमेंट में बताना था। अभ्यास प्रश्न था हाल ही में समाचारों में देखा गया नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है। ऑप्शन ए था कवक, ऑप्शन बी था जीवाणु, ऑप्शन सी था अमीबा और ऑप्शन डी था शैवाल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अमीबा। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में केरल राज्य में एक दुर्लभ संक्रमण के कारण एक 15 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई। यह दुर्लभ संक्रमण नेग्लेरिया फाउलेरी या दिमाग खाने वाले अमीबा के कारण हुआ, इसलिए विकल्प सी सही है। नेग्लेरिया फाउलेरी एक अमीबा एक कोशीय जीवित जीव है जो मिट्टी और गर्म मीठे पानी और झीलों, नदियों और गर्म झरनों में रहता है। इसे आमतौर पर दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जाता है। नेग्लेरिया फाउलेरी एक गर्मी प्रेमी यानी अर्थोफिलिक जीव है, जिसका अर्थ है यह कि गर्मी में पनपनाता है और गर्म पानी पसंद करता है। यह 115 F यानी 46 सेल्सियस तक के उचित तापमान पर अच्छे से बढ़ता है और इससे भी अधिक तापमान पर थोड़े समय तक जीवित रह सकता है। आज का पहला प्रश्न है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की IUCN स्थिति क्या है। ऑप्शन ए है लिस्ट कंसर्न, ऑप्शन बी है नियर थ्रेटेन, ऑप्शन सी है वल्नरेबल, ऑप्शन डी है इंजेर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लिस्ट कंसर्न। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में पुडुचेरी में शकरबर्नी नदी के पास कुडप्पम में भारतीय ग्रेड हॉर्नबिल देखा गया। बता दें कि भारतीय ग्रेड हॉर्नबिल अधिकतर वृक्षीय होता है और आमतौर पर सूखे मैदानों, खुले आवासों, शुष्क पर्णपाती जंगलों और कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलों में जोड़े में पाया जाता है। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल नाम पक्षियों की इस प्रजाति की अनोखी सींग जैसी चोंच को दर्शाता है। नर के ऊपरी जबड़े पर नुकीला काला आवरण होता है, जबकि मादा में यह अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है। इस पक्षी की लंबाई 50 सेंटीमीटर और वजन लगभग 370 से 400 ग्राम होता है। इन्हें IUCN रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, एंटोवायरस संक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग वायरस के समूह के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, भारत में अभी एंटोवायरस का प्रकोप नहीं देखा गया। युक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवल एक। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यूरोप के कुछ देशों में एंटोवायरस संक्रमण की बढ़ती घटनाओं पर चेतना जारी की है। बता दें कि एंटोवायरस एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग वायरस के एक समूह के लिए किया जाता है। इसमें एकोवायरस, कॉक्सीवायरस, एंट्रोवायरस और पोलियो वायरस शामिल है, इसलिए कथन एक सही है। हालांकि इस वायरस से हल्का संक्रमण होता है, लेकिन यह बच्चों और उच्च जोखिम वाले समूहों में घातक हो सकता है। एंटोवायरस संक्रमण रोगियों में कई प्रकार के लक्षण प्रकट करता है, जैसे हाथ, पैर और मुंह की बीमारी, सूजन वाली मांसपेशियों की बीमारी, त्वचा पर लाल वायरल मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस आदि। भारत में एंटोवायरस का प्रकोप केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और अंडमान द्वीप समूह से बताया गया, इसलिए कथन दो सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, डिजिटल सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए में है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, ऑप्शन सी है एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मानक संगठन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी UNESCAP द्वारा डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण जारी किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक भारत ने डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना जारी रखा है। इस वर्ष के सर्वेक्षण में 140 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करके 60 व्यापार सुविधा उपायों का मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2023 में
93.55% के प्रभावशाली स्कोर के अलावा 2021 में 90.23% के प्रभावशाली स्कोर के साथ भारत को वैश्विक व्यापार सुविधा प्रयासों में सबसे आगे रखा गया है। 2023 के सर्वेक्षण ने विभिन्न उप संकेतकों में भारत की असाधारण प्रगति को मान्यता दी है, जिसमें देश ने 4 प्रमुख क्षेत्रों में 100% का सही स्कोर हासिल किया है। इन क्षेत्रों में शामिल है पारदर्शिता, औपचारिकता, संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग और कागज रहित व्यापार। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी GCRG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत अभी तक इस समूह में शामिल नहीं हुआ। दूसरा कथन है, इसकी देखरेख चैंपियंस ग्रुप द्वारा की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दो। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी GCRG में शामिल हो गया है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। गौरतलब यह है कि ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी GCRG की स्थापना मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना था। इसकी देखरेख चैंपियंस ग्रुप द्वारा की जाती है, जिसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के प्रतिनिधि शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा किसान संकट सूचकांक किस संस्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए है केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन बी है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन सी है केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन डी है केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान यानी CRIDA किसान संकट सूचकांक नामक एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित कर रहा है, जो भारत के लिए अपनी तरह की पहली प्रणाली है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह के सूचकांक को बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य फसल हानि या विफलता आय के झटके के रूप में कृषि संकट को कम करना है। यह सूचकांक इस संकट का अनुमान लगाने का प्रयास करेगा, साथ ही भविष्य में किसानों के संकट के बारे में केंद्रीय, राज्य, स्थानीय और गैर सरकारी एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों को पूर्व चेतावनी देकर गांव या ब्लॉक स्तर तक इसके प्रचार को रोकेगा। बताते चले कि केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान यानी CRIDA भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के तहत एक संस्थान है। अगला प्रश्न है, जियो कोडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह किसी स्थान के पते या विवरण को भौगोलिक निर्देशांक में परिवर्तित करता है। दूसरा है, हाल ही में इसे GSTN रिकॉर्ड में पत्ते के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में GST नेटवर्क यानी GSTN ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जियो कोडिंग की क्षमता को लाइव कर दिया। बता दें कि GSTN पहले ही व्यवसायों के 1.8 करोड़ प्रमुख स्थानों को जियो कोड कर चुका है। जियो कोडिंग किसी स्थान के पते या विवरण को भौगोलिक निर्देशांक में परिवर्तित करता है, इसलिए कथन एक सही है। से GSTN रिकॉर्ड में पत्ते के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने और पत्ते के स्थान और सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पेश किया गया, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर चीता की IUCN स्थिति क्या है? ऑप्शन ए है लिस्ट कंसर्न, ऑप्शन बी है इंडेंजर्ड, ऑप्शन सी है वल्नरेबल, ऑप्शन डी करेक्टली इंडेंजर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वल्नरेबल। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। 2009 में इसे जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण यानी CMS पर कन्वेंशन के परिशिष्ट में भी सूचीबद्ध किया गया था। विश्व स्तर पर इस प्रजाति को
IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसकी वर्तमान आबादी 7,000 से भी कम है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका के सावन में पाई जाती है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अधिनियम प्रारंभिक वन निवासी समुदाय के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। दूसरा कथन है, यह जनजातीय आबादी को पुनर्वास और निपटान के बिना देखभाल से बचाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वन निवासियों में न केवल मान्यता प्राप्त आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदाय के लोग शामिल हैं, बल्कि उक्त भूमि पर रहने वाले अन्य समूह भी शामिल है। आपको बता दें कि वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य प्रारंभिक वन निवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है, इसलिए कथन एक सही है। यह समुदाय की बुनियादी ढांचागत जरूरतों को पूरा करने हेतु विकासात्मक उद्देश्यों के लिए वन भूमि के आवंटन का अधिकार भी प्रदान करता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं निपटान में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संयोजन में FRA आदिवासी आबादी को पुनर्वास और निपटान के बिना बेदखली से बचाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ताकेशिमा द्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन ए जापान सी, ऑप्शन बी साउथ चाइन सी, ऑप्शन सी येलो सी, ऑप्शन डी ईस्ट चाइना सी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जापान सी। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में जापान ने विवादित ताकेशिमा द्वीप समूह पर किए गए सैन्य अभ्यास पर दक्षिण कोरिया के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि ताकेशिमा द्वीप समूह जापान सी के मध्य में स्थित है। यह कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच लगभग समान दूरी पर स्थित है। इसे दक्षिण कोरिया में डोकोडो और जापान में ताकेशिमा कहा जाता है। इसे लियानकोट रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम 1849 में फ्रांसीसी व्हेलर्स ने अपने जहाज के नाम पर रखा था। इस द्वीप समूह में सवै 2 मुख्य द्वीप और लगभग 30 छोटे चट्टानें हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। आज का अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST एक है। ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी है गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन सी है सांविधिक निकाय, ऑप्शन डी है अर्धन्यायिक निकाय। इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।